हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 7 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग सियाहो और उसकी टीम को कॉर्पस जनरल और मरे हुओं द्वारा घेर लिया जाता है। जहां भागते हुए जांग सियाहो को एक गहरी खाई दिखती है जिसमें हजारों की संख्या में मरे हुए होते हैं, जिसे डार्क एबिश कहा जाता है। अब आगे लिंटोंग मुख्यालय। सैन्य प्रशिक्षक फेई जियाओ, जिन्हें विशेष बलों के सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था, ध्वज के ठीक नीचे प्रशिक्षण स्थल पर बैठ गए। यह खबर कहां से आई? सुरक्षित क्षेत्र के बाहर के गांवों में से एक। मुझे लगता है कि इसे हुआ गांव कहा जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि जब वे दिन के समय कहीं पास से गुजरे तो उन्होंने फटे हुए शवों पर फटे कपड़े देखे। कपड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि दस्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था, सूचना देने वाले सैनिक ने कहा। हाँ, बचाव दल। यह तो आत्मघाती दल जैसा था। वह कौन सा कमीना था जिसने मेरे आदमियों को वहां भेजा था? फुइजियाओ ने शाप देते हुए कहा और वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। प्रशिक्षक, शांत हो जाओ। मैं कैसे कर सकता हूं? जो लोग मारे गए वे मेरे छात्र हैं, मेरे छात्र। अब मैं झानकांग से क्या कहूं? फई जियाओ गुस्से से चिल्लाया। उसने पास की इमारतों की ओर इशारा किया और अपने वरिष्ठ से लेकर अधीनस्थों तक को कोसना शुरू कर दिया, मानो वह पागल हो गया हो। बैठक कक्ष में कमांडरों ने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। फई जियाओ लगभग सभी पर गोलियां चला रहा था। जाओ, एक टीम बनाओ, उन्हें वापस लाओ, चाहे जीवित हो या मृत। फई जियाओ ने सैनिक से कहा। प्रशिक्षक, कृपया शांत हो जाइए। वे शायद किसी अंधेरे रसातल में जा गिरे हैं, अन्यथा वे केवल एक लाश जनरल से टकराने पर भी नष्ट नहीं हो जाते। क्या? तुमने क्या कहा? फई जियाओ चौंका। डार्क एबिस। किसी चीज ने उनका पीछा किया और किसी तरह वे डार्क एबिस के करीब पहुंच गए, यहां तक कि पवन तत्व वाले भी जीवित नहीं बच पाए। अंधकार, अंधकारमय खाई। वह चीज क्यों दिखाई दे रही है? प्रशिक्षक ने अचानक पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और चेहरा शून्य था। डार्क एबिस, यह बिल्कुल नर्क जैसा था। यहां तक कि प्राचीन राजधानी के सबसे ताकतवर जादूगर के पास भी इसमें गिरने के बाद बचने का कोई मौका नहीं था। फेइजियाओ को अगर ड्रैगन के तालाब या बाग की मांद में प्रवेश करने के लिए कहा जाता तो वह पलक नहीं झपकाता। लेकिन डार्क एबिस, यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं थी, बल्कि सीधे नरक में गिरना था। प्रशिक्षक, यहां हंगामा करने के बजाय आपको मृतकों के परिवारों को सूचित करना चाहिए। मैंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की है। झांग शियाओहोबो सिटी से आया था। वह अपने माता पिता के बिना बड़ा हुआ। उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। भले ही वह बो सिटी की आपदा से बच गई हो, लेकिन वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रही है। जहां तक झांग शियाओहो का सवाल है, शायद आप उसे खुद बताना चाहें। उसका एक करीबी दोस्त भी है, जो उसकी दादी के अलावा उसका सबसे करीबी दोस्त है। क्या मुझे उन्हें खबर बतानी चाहिए? सैनिक ने पूछा। जान कोंग लापता हो गया है। मैं उसे कैसे ढूंढूं? जहां तक उसकी दादी की बात है, उसे अभी मत बताना। वह पहले से ही बहुत बूढ़ी हो चुकी है। फिजियाओ ने एक आह भरते हुए कहा। जहां तक उसके दोस्त की बात है, मैं सबसे पहले जान कोंग को ढूंढने की कोशिश करूंगी। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो हम उसके दोस्त को बता देंगे। प्रशिक्षक, कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। वह अंधकारमय खाई है। भगवान जाने उसे भरने के लिए कितने लोगों की जान की जरूरत होगी। मुझे मालूम है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा हमेशा बुरी खबरें ही होंगी। जादुई शहर। ठंडी हवाएं ऊपर से बह रही थीं। शहर में हर जगह खांसी के लोग थे। संभवतः ये सब नए फ्लू के कारण हो रहा था जो चारों ओर फैल रहा था। जब तुम सोने जाती हो तो खिड़की बंद क्यों नहीं कर लेती? एटूटू ने मोफैन के कमरे में नजर डालते हुए पूछा। मैं एक अग्नि जादूगर हूं और मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल भट्टी भी है। मुझे खिड़की खुली होने पर ताजी हवा पसंद है। मोफैन कंप्यूटर के सामने बैठ गया और प्राचीन राजधानी से संबंधित दिलचस्प समाचारों की तलाश में वेब पेजों पर स्क्रॉल किया। दुनिया विनाशकारी घटनाओं से भरी हुई थी। उसकी मूल दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं थीं,
लेकिन इस दुनिया में आपदाएं आम तौर पर राक्षस जानवरों के आक्रमण थे। एटूटू ने मो फैन का मजाक उड़ाया जब उसने देखा कि वह व्यक्ति अचानक देश के मामलों में दिलचस्पी लेने लगा है। मो फैन ने कंप्यूटर बंद कर दिया और एटूटू की तरफ देखा। उसकी नजरें खुशी से उसके स्तनों से गुजरीं और फिर उसने सख्ती से जवाब दिया, क्या तुमने अभी कहा कि हर स्कूल में शीर्ष 20 में आने वाले सभी को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए नामांकन प्रारंभिक दौर में प्रवेश करने का मौका मिलता है? हाँ, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि सिस्टर म्यू लंबे समय से एकांत में साधना कर रही हैं? एटूटू ने कहा। उसने बहुत जल्दी सुधार किया। मो फैन ने सिर हिलाया। मो फैन म्यू नुजियाओ के दृढ़ संकल्प से काफी प्रभावित था। पिछले कुछ महीनों से उसने उसे ज्यादा नहीं देखा था और जब भी वे मिलते थे, लड़की हमेशा द्वंद्व युद्ध के लिए कहती थी। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि म्यू नुजियाओ का समर्थन करने वाले दुर्जेय गुट ने उसे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में प्रवेश दिलाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। न केवल उसके पास 2 उच्च गुणवत्ता वाले सोल सीड्स थे, बल्कि उसके द्वारा पहने गए सभी उपकरण भी शानदार थे। एटूटू ने उसे यह भी बताया था कि म्यू नुजियाओ के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। वह नामांकन प्रारंभिक दौर के दौरान इसे एक आश्चर्यजनक चाल के रूप में उपयोग करने की तैयारी कर रही थी। मो फैन इसे देखने के लिए उत्सुक थे। हर कोई नहीं जानता था कि उसे 3 वोट कैसे मिले, इसलिए वे मान लेते थे कि उसे किसी ने तरजीह दी है। नतीजतन वे उसकी योग्यता के बारे में आश्वस्त नहीं होते थे। इस बीच मो फैन को हमेशा से ही लड़ाई पसंद थी। नामांकन की प्रारंभिक प्रतियोगिता में निश्चित रूप से पूरे संस्थान के सबसे मजबूत छात्र शामिल होंगे। अगर वह अवसर का लाभ नहीं उठाता और उन अपमानजनक बेवकूफों में से कुछ को रौंद नहीं देता, तो क्या वह ब्लैक स्नेक कवच, जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, और फ्लेम बेले, जो अंततः अपनी युवावस्था में पहुंच चुकी थी, को नीचे नहीं गिरा देता? जैसा कि कहावत है, ड्रैगन ड्रैगन को जन्म देता है, फीनिक्स फीनिक्स को जन्म देता है और चूहे के बच्चे छेद खोदने में माहिर होते हैं। भले ही मो फैन ने फ्लैम बेले को जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने सभी संसाधनों के बावजूद वह किसी तरह अपने पिता की तुलना में परेशानी पैदा करने में बेहतर थी। छोटी फ्लैम बेले को लड़ाई झगड़े करने का बहुत शौक था। एटूटू मो फैन की छोटी पूंछ बन गई थी। लड़की एक मजेदार खोजी थी और उसे लगता था कि मो फैन के पीछे पीछे चलने पर उसे हमेशा कुछ दिलचस्प मिलेगा। इसलिए उसने मो फैन की ओर से नामांकन प्रारंभिक दौर के लिए जोश से साइन अप किया और उसे ड्रॉ लेने में भी मदद की। मो फैन अपना ज्यादातर समय साधना में बिताता था। उसके कान खिड़की के बाहर की बातों से बंद थे, फिर भी वह एटूटू के मुंह से हर तरह की बकवास सुनता रहता था, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे स्कूल के गार्ड की पोती किसी मशहूर परिवार के यंग मास्टर से प्यार करने लगी थी। एटूटू बोरियत से मर रही थी, इसलिए वह नामांकन प्रारंभिक दौर के लिए मो फैन को साइन करने के लिए काफी उत्साहित थी। ड्रा समाप्त होने के बाद वह तुरंत संस्थान के फोरम पर गई। एक बार जब ड्रा हो जाता था तो अधिकांश प्रतिभागी मंच पर अपने नंबर बताते थे और शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करते थे, ताकि यह पता चल सके कि प्रत्येक टीम के सदस्य के पास क्या-क्या तत्व है तथा यदि आवश्यक हो तो वे मिलकर अभ्यास भी कर सकें। एटूटू ने खुद को मो फैन की सेक्रेटरी बना लिया था। जब उसने किसी को उसी नंबर के साथ उन्हें इकट्ठा करते देखा तो उसने जल्दी से थोड़ा मेकअप किया और बाकी टीम से मिलने चली गई। मो फैन की टीम के साथी मैदान पर इकट्ठे हुए थे। जब एटूटू अपनी थोड़ी खुली हुई पोशाक में पहुंची तो बाकी 3 लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। क्या आपकी टीम 11 नंबर की है? तीनों में से एक पुरुष छात्र ने पूछा। आह, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम लाइटनिंग स्कूल के सुंदर नेता हो, गुजियान। एटूटू की आंखें चमक उठीं जब उसने छात्र को करीब से देखा। गुजियान नाम के उस लड़के ने एटूटू की ओर देखते हुए कठोर भाव धारण कर लिया। खूबसूरत महिलाएं, बड़े स्तन वाली महिलाएं, गुजियान ने उनमें से बहुतों को देखा था। उसे फिलहाल महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओह, ये केवल इसलिए था
क्योंकि उसका दिमाग नामांकन हासिल करने के विचारों में व्यस्त था। यहां तक कि जब कोई महिला उसके बिस्तर पर नग्न लेटी होती थी, तो भी उसने खुद से वादा किया था कि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करेगा। गुजियान को एटूटू के बारे में पहली बार में अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह एक फूलदान है। उनका पहला द्वंद्व हारना आदर्श नहीं था। भले ही परिणाम मायने नहीं रखता था, लेकिन केवल जीतकर ही वह अपनी असाधारणता का प्रदर्शन कर पाएगा। चूंकि सभी लोग यहां हैं, तो आइए सबसे पहले हमारे पास मौजूद तत्वों के बारे में बात करें। गुजियान ने एक कप्तान की तरह दूसरों से कहा। अरे, एटूटू सिर्फ मोफैन की ओर से यहां आई थी, जो खेती करने के लिए 3 स्टेप टॉवर पर गया था। उसे निश्चित रूप से टीम को यह समझाने की जरूरत थी। गुजियान ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप वास्तव में टीम 11 में से एक हैं? यहां हमारा समय बर्बाद मत करो, हमें अभी भी अभ्यास करने की जरूरत है। ऊ हाँ हाँ, मैं हूं, एटूटू ने घबराहट में कहा। एटूटू ने गू जियान का नाम बहुत पहले ही सुन लिया था। कारण यह था कि उसकी मौसी ने उसे चंद्र नववर्ष के दौरान गू परिवार के बेटे से मिलने के लिए कहा था। यह बैठक मूलतः एक ब्लाइंड डेट थी। यह प्रसिद्ध परिवारों के बीच बहुत आम बात थी, क्योंकि एटूटू पहले से ही शादी के लिए उपयुक्त उम्र में थी। वह अपनी साधना के प्रति भावुक नहीं थी और केवल अपना समय बेकार में बर्बाद कर रही थी। उसके परिवार ने उसे किसी और से शादी करने देने का फैसला किया था, ताकि वह अपना दिल बदल सके। दुर्भाग्य से यह गुजियान ही वह था जिसे उसका परिवार पसंद करता था। एटूटू ने कभी नहीं सोचा था कि मो फैन को उस आदमी के साथ जोड़ा जाएगा जो निकट भविष्य में उसका मंगेतर बन सकता है। वह आदमी बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली था। लाइटनिंग स्कूल में शीर्ष छात्रों में से एक था। उसने एटूटू की ज्यादातर जरूरतों को पूरा किया। दूसरी बार सोचने पर एटूटू ने उन्हें यह नहीं बताने का फैसला किया कि वह अभी किसी की ओर से यहां है। वह गुजियान को दिए गए अवसर का अधिक से अधिक निरीक्षण करना चाहती थी। तो आपके पास कौन से तत्व हैं? गुजियान ने पूछा। मेरा प्राथमिक तत्व पौधा है और मेरा द्वितीयक तत्व प्रकाश है, एटूटू ने उत्तर दिया। ओह, बुरा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम को अधिक आक्रामक मैजिक की आवश्यकता नहीं है। गुजियान की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। ठीक है, चलो प्रशिक्षण शुरू करते हैं। तैयार रहना बेहतर है। अच्छा, चलो एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं, एटूटू ने खिलती हुई मुस्कान के साथ कहा। मो फैन, जो वर्तमान में 3 स्टेप टॉवर में साधना कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एटूटू इतनी दूर तक जाएंगे। मो फैन के 3 स्टेप टॉवर से चले जाने के बाद भी एटूटू ने मो फैन को टूर्नामेंट के बारे में नहीं बताया। उसे क्या पता था कि एटूटू ने पहले ही उसका रूप धारण कर लिया था, ताकि वह उस आदमी के साथ कुछ समय बिता सके जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। या अधिक सटीक रूप से कहें तो मो फैन को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि चीजें गलत हो जाएंगी जब उसने एटूटू से, जिसका दिमाग पपीते से भरा था, मदद मांगी। न केवल एटूटू का मस्तिष्क उसके स्तन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती था, बल्कि ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वह न करती। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, तुम क्यों भाग रहे हो? भेड़िए के रूप में तुम्हारी बर्बरता कहां है? आओ। पूरी जगह आग की लपटों में घिर गई थी। एक छोटी सी लड़की जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिखती थी, भयंकर लपटों के ऊपर तैर रही थी। उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह से आग से बना हुआ था। वह खुशी से हंस रही थी, फिर भी उसकी आवाज स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए विनाश के संकेत की तरह थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, एक आदमी की तरह लड़ो, जाओ। आह आह, छोटी फ्लेम बेले, जाओ, अपने चाचा वुल्फ को जला दो। तुम अपने पिता को क्यों जला रही हो? रुको रुको, छोटी फ्लेम बेले, यह तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं। मेरे शरीर पर कब्जा करना बंद करो। हे भगवान, स्विफ्ट स्टार वुल्फ, यहां वापस आओ। जब वह मुझे अपने वश में कर लेगी तो मैं तुमसे लड़ने नहीं जा रहा हूं। तुम क्यों भाग रही हो? आयामी समन, हम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां भाग रही हो? उसी रात, उसी मैदान पर टीम 11 के 4 छात्र, जो अपनी पहली लड़ाई हार गए थे, अप्रिय भाव से घास पर बैठ गए। उनकी प्रतिद्वंद्वी टीम में
कोई भी प्रसिद्ध खिलाड़ी नहीं था, फिर भी वे लड़ाई हार गए। इसलिए यह संभावना थी कि उनमें से किसी ने भी इससे बहुत अधिक अंक अर्जित नहीं किए होंगे। गुजियान के चेहरे पर उदासी थी। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि उसके सभी साथी अपने एलिमेंट स्कूल में शीर्ष 20 में थे, इसलिए वे कुछ हद तक विश्वसनीय होंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि भले ही वे आमने सामने के मुकाबले में काफी मजबूत थे, लेकिन टीम में लड़ते समय वे धीमे थे। उसके लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं। वह अपने विरोधियों को एक विशाल बिजली के जादू से आसानी से दबा सकता था। अगर वे थोड़े भी अच्छे होते तो वे युद्ध नहीं हारते। गुजियान को तब निराशा महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसे अभी भी उसी टीम में 2 और लड़ाइयां लड़नी हैं। मोफैन, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उन्हें खून के जंगल में क्यों फंसाने की कोशिश की? उस आदमी के पास छाया तत्व था, तुम उसे कैसे फंसा सकते हो? गुजियान ने डांटा। ए टूटू ने अपना सिर नीचे कर लिया। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। टीम की हार के लिए वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाती है। अगर वह अपने खून के जंगल से वाटर मैजिशियन को फंसाने में कामयाब हो जाती और उसे रोलिंग वेव कास्ट करने से रोक पाती, तो इससे उनका गठन बिखर नहीं पाता। हालांकि एटूटू ने इसे एक छाया जादूगर पर डाल दिया। प्लांट एलिमेंट छाया तत्व के खिलाफ लगभग बेकार था। एक साधारण भागने वाली छाया जादू को चकमा देने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल में मो फैन नाम की एक लड़की भी थी, लियू जिंग ने अजीब नजर से कहा। क्या आप उस मो फैन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे प्रोविजनल उम्मीदवार कहा जा रहा है? हे, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के पास किस्मत के अलावा कुछ और देने को है। मुझे खुशी है कि वह हमारी टीम में नहीं है। खैर, यह लड़की मोफैन भी अच्छी नहीं है। लीजी ने भी कोई दया नहीं दिखाई। ठीक है, इतना काफी है। बस ये सुनिश्चित करो कि अगली लड़ाई में कोई गलती न हो, कुजियान ने कहा। बाकी लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। एटूटू ने यह भी वादा किया कि वह अगली लड़ाई में कोई गलती नहीं करेगी। एटूटू बुरे मूड में अपार्टमेंट में लौटी। उसके मुंह से बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। उसने स्वीकार किया कि वह मजबूत नहीं थी। उसकी ताकत अभी भी हर स्कूल में शीर्ष 20 से कुछ दूरी पर थी, फिर भी वे इसका सारा दोष उस पर नहीं डाल सकते थे। मैं कल उन्हें आश्चर्यचकित कर दूंगी, एटूटू ने कहा। आश्चर्य किसे होगा? मोफैन ने बालकनी से मुंह में चिकन रिब लेकर अंदर आते हुए पूछा। उसने चिकन रिब का सिर एक ही निवाला खाया था, लेकिन फ्लेम बेले, जिसने उसे सूंघा था, तुरंत कमरे में भाग गई। मोफैन ने दूसरा निवाला खाने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ हवा ही मिली। फ्लेम बेले ने पहले ही चिकन रिब ले ली थी। वह एक छोटे से कोने में बैठ गई और उसे चबाने लगी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई छोटा चूहा अपना खाना चबा रहा हो। नहीं, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना होगा। हा हा। एटूटू ने मोफैन को सच बताने की हिम्मत नहीं की। आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि नामांकन प्रारंभिक प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मेरी बारी कब है? ओ, ओ, आपका नंबर काफी पीछे है, एटूटू ने कहा। मोफैन ने एटूटू को घूर कर देखा। किसी तरह उसे लगा कि लड़की उससे कुछ छिपा रही है। हालांकि वह पहले दिन से ही अजीब थी, इसलिए आगे कुछ पूछना व्यर्थ था। अगले दिन एटूटू काफी जल्दी उठ गई। समय कम पड़ रहा था, इसलिए संस्थान ने एक साथ 2 लड़ाइयां आयोजित करने का निर्णय लिया। नतीजतन सुबह सुबह टीम को 2 लड़ाइयां करनी पड़ी, जिनके बीच में लगभग कोई अंतराल नहीं था। इसी तरह उनके विरोधी भी लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। ऐसे में टीम को यह तय करना होगा कि वे पहली लड़ाई में पूरी ताकत लगाएंगे या दूसरी लड़ाई के लिए कुछ ऊर्जा बचाकर रखेंगे। एटूटू ने जानबूझकर अपने परिवार से उसके लिए डेथ स्ट्राइक मैजिक उपकरण तैयार करने को कहा, ताकि वह आज अच्छा प्रदर्शन कर सके। मो फैन की नींद तब खुली जब एटूटू अपार्टमेंट से बाहर निकली थी। अपने कमरे से उसने एटूटू को जूते पहनकर जाते हुए देखा। उसे बिना हील पहने देखना दुर्लभ था। यह स्पष्ट है कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। मो फैन ने अपने जबड़े को हाथ में लेकर सोचना शुरू कर दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मो फैन ने एक नजर डालने का फैसला किया। महिला हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी।
मो फैन आय टूटू के पीछे पीछे गया, लेकिन किसी तरह रास्ते में ही उसे खो बैठा। स्कूल इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आया कि उसे कहाँ ढूंढे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पर्ल इंस्टीट्यूट में लगभग 2 साल बिताए थे। फिर भी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी दिशा खो चुका है। वह काफी समय से चक्कर काट रहा था, फिर भी वह अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा था। पेड़, रास्ते, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण मैदान, आखिर वह अब कहाँ था? आह, यह पुस्तकालय है। मुझे अंततः 1 मील का पत्थर मिल गया। मो फैन ने अंततः एक छोटे से लकड़ी के भूखंड को पार करने के बाद एक परिचित संरचना को पहचान लिया। जैसे ही मो फैन लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, संयोग से उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, जिसके काले चिकने बालों पर ढेर सारे छोटे छोटे क्रिस्टल लटक रहे थे। वह अपनी छाती में किताबों का ढेर पकड़े हुए थी। मो फैन, महिला ने उसे देखते ही असमंजस में कहा। डिंग यूमियन, तुम हमेशा लाइब्रेरी में रहते हो। मो फैन ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। क्या आज तुम्हारा कोई द्वंद्व युद्ध नहीं है? डिंग यूमियान ने आंखें झपकाते हुए कहा। क्या मैं? क्या यह दोपहर में या रात में होगा? मो फैन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। डिंग यूमियान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और कहा, यह अभी हो रहा है। ओह, यह तो 10 मिनट पहले ही शुरू हो गया था। डॉट डॉट डॉट। मो फैन ने अपने होठों को चटकाया। वह अचानक शब्दों के लिए खो गया था। अरे टूटू, वह कुतिया! डिंग यूमियन मो फैन से काफी प्रभावित थे। पर्ल इंस्टीट्यूट के छात्र के रूप में उन्होंने यहां लगभग 2 साल बिताए थे, या तो बाहरी परिसर में या मुख्य परिसर में, लेकिन फिर भी वे खो जाने में कामयाब हो जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन प्रारंभिक दौर के प्रतिभागियों को स्नान करना होगा और द्वंद्व युद्ध की तैयारी के लिए समय से पहले कुछ अगरबत्ती चढ़ानी होगी। लेकिन मो फैन को यह भी नहीं पता था कि आज उसका मैच था। जब वह उस लड़के को द्वंद्व मैदान में ले गई, जिसकी दिशा का ज्ञान बहुत कम था, तो मुकाबला लगभग समाप्त हो चुका था। आपकी टीम केवल 3 लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ रही है। अब उन्हें आपसे बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई होगी। डिंग यूमियान ने मो फैन के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। हालांकि जैसे ही डिंग यूमियन ने द्वंद्व मैदान की ओर देखा, वह तुरंत अवाक रह गई। 4 लोग। द्वंद्व मैदान पर 4 लोग थे, उनमें से एक भी गायब नहीं था। हालांकि मो फैन उसके ठीक बगल में खड़ा था। लड़ाई में उसकी जगह लेने वाला व्यक्ति कौन था? मो फैन का चेहरा काला पड़ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल में फक शब्द की लाखों प्रतियां दौड़ रही हैं। क्या उसने युद्ध में भाग लेने के लिए तुम्हारा रूप धारण किया था? डिंग यूमियन ने खुद को एक आरामदायक सीट पर पाया। वह काफी उत्सुक लग रही थी। उसकी आकर्षक आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि स्थिति कैसे विकसित होगी। मो फैन की अभिव्यक्ति इससे भी बदतर नहीं हो सकती थी, लेकिन मैच अभी भी जारी था। वह आसानी से लड़ाई में कूद नहीं सकता था और ए टूटू को बाहर खींचकर उसकी गांड पर तमाचा नहीं मार सकता था। वह केवल लड़ाई को दुखी होकर देख सकता था, उम्मीद करता था कि ए टूटू इसे बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगी। जैसा कि उसने सोचा था, जब उसने महिला से किसी चीज में मदद करने के लिए कहा, तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसने उसके मस्तिष्क में छेद के आकार को कम करके आंखा था। भगवान ने उसे बनाते समय ज्ञान से भरा प्याला गिरा दिया होगा और उसके नुकसान की भरपाई के लिए उसे बड़े स्तन दिए होंगे। वे मुश्किल में हैं। डिंग यूमियान ने लड़ाई को देखते हुए शांतिपूर्वक टिप्पणी की। ये बहुत स्पष्ट है। मो फैन ने सिर हिलाया। द्वंद्व युद्ध के मैदान पर गुजियान की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उसे गंभीरता से संदेह था कि मो फैन नाम की लड़की यहां केवल सुंदर बनने के लिए आई थी। क्या प्लांट एलिमेंट वाकई उसका प्राथमिक तत्व था? मैजिक वाइन का इस्तेमाल करते समय उसकी सटीकता लगभग शून्य थी। उनके विरोधी विंड ट्रैक या अर्थवेव पर निर्भर हुए बिना आसानी से उसके जादू को चकमा दे सकते थे। तेज रोशनी, अंधा। एटूटू को पता था कि वह अपने प्लांट एलिमेंट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने इस पर भरोसा करना बंद कर दिया। जब उसने देखा कि गुजियान दुश्मनों के बीच फंस गया है,
तो उसने तुरंत दुश्मन को अंधा करने के लिए लाइट स्पेल का उपयोग करने के बारे में सोचा, जिससे गू जियान बच सके। हालांकि शानदार लाइट ब्लाइंड दोस्त और दुश्मन में अंतर करने में असमर्थ था। यह न केवल दुश्मन को अंधा कर देगा, बल्कि उसके सहयोगियों को भी अंधा कर देगा। लाइट मैजिशियन को अपने इच्छित तरीके से काम करने के लिए दूरी और कोण पर अच्छा नियंत्रण होना आवश्यक था। गुजियान की कलाई बिजली के प्रहार से चमक रही थी। वह अपने विरोधियों में से एक को मंत्र से पंगु बनाने की योजना बना रहा था और अपने बूट्स उपकरण का उपयोग करके उनसे बचने की योजना बना रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, ए टूटू की तेज रोशनी ने अचानक उसे अंधा कर दिया। वह अपने लक्ष्य को पूरी तरह से भूल गया। गू जियान की आंखें बंद हो गई थीं। तभी एक मोटी बर्फ की जंजीर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखें अभी भी दर्द से जल रही थीं, इसलिए उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। जंजीर ने उसके पेट पर बहुत जोर से वार किया और उसे उड़ा दिया। उसने जादुई कवच पहना हुआ था, जो उसकी अंतिम रक्षा पंक्ति भी थी। गुजियान के घायल होने के बाद उनकी टीम के पास अब पर्याप्त मारक क्षमता नहीं थी। वे बहुत जल्दी हार गए। नतीजा तय हो चुका था। वे फिर से युद्ध हार गए थे। टीम 16 जीतो। रेफरी की घोषणा के बाद टीम 16 के छात्र तुरंत मुस्कुरा उठे। उनके कप्तान बाई युलांग जोर से हंसने लगे, मानो वे गुजियान का मजाक उड़ा रहे हों। वे कुछ अजीब सी आवाजें निकालते रहे। गुजियान का बाई युलांग के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। हार ने उसके सीने में क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह चमकीला प्रकाश मुझे भी अंधा कर देगा? क्या आप अपने प्रतिद्वंद्वी के बिस्तर पर चढ़कर शीर्ष 20 में पहुंचे? स्वर की तरह मूर्ख, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। गुजियान ने ए टूटू की ओर इशारा किया और गालियों की झड़ी लगाकर अपना गुस्सा निकाला। गुस्से से अभिभूत होने के बाद उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह नामांकन प्रारंभिक दौर में 3 सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से 2 हार चुका था। वह नामांकन प्राप्त करने से और भी दूर होता जा रहा था, और यह सब इस मूर्ख महिला की बदौलत था। पहली हार तो उसने बर्दाश्त कर ली, दूसरी हार तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। तब भी जब भीड़ उसे देख रही थी और वह जिसे डांट रहा था वह एक लड़की थी। बहुत कष्टदायक, बहुत कष्टदायक। गुजियान की आवाज पूरे द्वंद्व मैदान में गूंज रही थी, क्योंकि वह अपने मन में विचारों को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा था। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी सभी ने उसकी बातें साफ साफ सुनी। उनके साथी लीजी और लियूजिंग दंग रह गए। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, फिर भी उन्होंने भीड़ के सामने लड़की को सीधे डांटा नहीं। सच तो यह है कि लड़की ने दूसरी लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन किया। अंत में शानदार रोशनी केवल इसलिए मिली क्योंकि गुजियान मुश्किल में थी। गुजियान की अचानक दहाड़ से पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। जल्द ही रोने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ए टूटू कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। गुजियान के शब्द कानों को बहुत अप्रिय लग रहे थे। मूल रूप से उसके दिल में छुरा घोंप रहे थे। यहां तक कि ए टूटू, जो हमेशा इधर उधर बेवकूफी करती रहती थी, भीड़ के सामने पूरी तरह से टूट गई। वह जानती थी कि जब उसने उनकी टीम के सदस्य की नकल करने का निर्णय लिया तो वह इसे एक मजेदार काम के रूप में ले रही थी। हालांकि जब उसने पहली लड़ाई हारने के बाद उनके उदास चेहरे देखे तो उसने इसे मजाक के तौर पर नहीं लिया। दूसरी लड़ाई में वह बहुत गंभीर थी और यहां तक कि अपने परिवार से उसके लिए डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट तैयार करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करवाया। डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट काम आया, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी पिछले मैच की टीम से ज्यादा ताकतवर थे। उनकी टीम की कुल ताकत कमजोर थी। जैसे ही वे लड़ाई हार गए, उसने शुरू में सोचा कि गुजियान उसे सांत्वना देने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे केवल डांट ही मिली। जैसे ही आवाज उसके दिल में चुभ गई, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। तुम किस बात पर रो रहे हो? चले जाओ, मुझे दोबारा मत देखने दो, गुजियान ने झल्लाकर कहा। जब उसने पहली बार लड़की को देखा था
तो उसने पहले ही मान लिया था कि वह बोझ होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे भी ज्यादा बेकार होगी जितना उसने सोचा था। गुजियान, भूल जाओ। हाँ, अभी तीसरा मैच बाकी है। वो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, ली जी ने सलाह दी। जब ये महिला हमारी टीम में है तो तीसरा मैच लड़ने का क्या मतलब है? गुजियान अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। ए टूटू अब यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जो आदमी उसकी इतनी जोरदार निंदा कर रहा है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसका परिवार बहुत पसंद करता है। अब उसके मन में बस यही विचार था कि वह वहां से चली जाए। अपना चेहरा पकड़े हुए ए टूटू निराश होकर बाहर की ओर भागी और किसी की छाती से टकरा गई। छाती चौड़ी नहीं थी, फिर भी बहुत मजबूत लग रही थी। वह घूमने ही वाली थी कि उस व्यक्ति ने अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। ऐ टूटू ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वह व्यक्ति मो फैन था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लग रहा हो। जब उसे याद आया कि कैसे मो फैन ने उसे डांटते हुए देखा था और उसकी नकल करने की मूर्खतापूर्ण हरकत देखी थी, तो उसे अचानक अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस हुई। गू जियान सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसका परिवार पसंद करता था। वह अपने दिल को कठोर करके उसे आसानी से अनदेखा कर सकती थी, लेकिन मो फैन उसका दोस्त था, उसका गृहस्थ था और उसे डर था कि मो फैन उसे भी डांटेगा। आखिरकार उसकी वजह से वह अब 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हार चुका था। तो इसी के साथ सीजन 7 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।